Hello, hi, namaste. My name is Ashima Gupta, and today we are going to start the lecture number 7 of coordination compounds. So last class के अंदर हमने बेटा crystal field theory start करा था इन octahedral complexes. पहले उसी को मैंने आपको homework दिया था, तो पहले हम homework discuss करेंगे and then we will start crystal field theory part 2, that is going to be in tetrahedral complexes. So पहले फटाफट से quick revision कर लेते हैं, उसके बाद आपका homework discuss करेंगे. तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो मॉडल है वो कंप्लीटली कैसा मॉडल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, जो ये कंसिडर करता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है और जो लिगेंड्स है उनके बीच में जो इंटरैक्शन है वो कैसी इंटरैक्शन थी, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर आयनिक थी. उसके बाद हमने देखा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो हमारे डी के, अब हमने ये देखा कि जब फ्री मेटल एटम या आयन था तो डी के जो 5 ऑर्बिटल्स थे वो कैसे होते हैं, डीजनरेट होते हैं. दिस इज व्हेन फ्री मेटल एटम और आयन, जब मेटल एटम या आयन आइसोलेटेड है, अकेला है, तो उस टाइम पर डी के जो 5 ऑर्बिटल्स थे dxy dz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये कैसे थे, डीजनरेट थे. डीजनरेट का मतलब क्या था बेटा कि 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी होती है, बराबर होती है. उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे लिगेंड्स ने मेटल आयन को अप्रोच करना स्टार्ट करा, जो वो दूर से आ रहे थे स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड के अंदर, तो उस टाइम पर देखा गया कि जो डी के 5 ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई. ठीक है, एवरेज एनर्जी 5 डी ऑर्बिटल्स की क्या कर गई थी, इंक्रीज कर गई थी. ये इस टाइम पर आपका क्या है, मेटल एटम और आयन इन कौन सी फील्ड में था, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड. फिर जैसे जैसे लिगेंड्स और पास आते गए, लिगेंड्स और पास आते गए, तो डी के ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन्स लेकर आ रहा था, तो देखा गया कि डी के जो 5 ऑर्बिटल्स थे वो फर्दर 2 में क्लासिफाई होते हैं, T2G एंड EG. ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड कैसे आता था, अलोंग द एक्सिस. EG ऑर्बिटल्स भी कहां पर लाया करते हैं बेटा, अलोंग द एक्सिस. लिगेंड आ रहा है इलेक्ट्रॉन लेके, जो EG ऑर्बिटल है वो भी अलोंग द एक्सिस लाया कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने की वजह से EG जो ऑर्बिटल्स होते थे, EG ऑर्बिटल्स क्या कर जाते थे, एनर्जी में राइज कर जाते थे. और T2G वाले ऑर्बिटल्स, ये हमारा कौन सा सेंटर था बेटा, दिस इज आर बेरी सेंटर या एवरेज एनर्जी सेंटर था. एनर्जी में लोअर डाउन कौन हो गए थे, T2G, क्योंकि वो स्टेबल हो रहे थे. और EG ऑर्बिटल्स क्योंकि अनस्टेबल हो रहे हैं, रिपल्शन मिल रहा है, तो EG ऑर्बिटल्स एनर्जी में क्या कर गए थे, राइज कर गए थे. T2G ऑर्बिटल्स बेरी सेंटर से एवरेज एनर्जी लेवल से कितना लोअर डाउन होते हैं, यहां पर कितना था हमारा बेटा, -0.4 डेल्टा नॉट. और EG ऑर्बिटल्स एनर्जी में कितना राइज करते हैं, +0.6 डेल्टा नॉट. -0.4 डेल्टा नॉट को हमने एक और तरीके से लिखा था 2/5 डेल्टा नॉट, और इसको हमने क्या लिखा था, 3/5 डेल्टा नॉट. माइनस और प्लस सिर्फ ये बता रहे कि एनर्जी में लोअर डाउन हो रहा है, वो एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है. और ओवरऑल जो T2G EG ऑर्बिटल का गैप है वो आपका कितना था, डेल्टा नॉट या फिर 10 DQ. 1 डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 10 DQ विच इज योर डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा. ये सारी बातें हमने करी थी. यहां पर अभी जो आपका मेटल एटम या आयन है वो कौन सी फील्ड में है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर है. उसके बाद हमने CFSE का कैलकुलेशन करा था, और फिर हमने ये बात करी कि लिगेंड जो ज्यादा स्प्लिटिंग कराते थे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड, जो कम स्प्लिटिंग कराते थे वो वीक फील्ड थे. फिर हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करा जिसमें हमने लिगेंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग में अरेंज करा और देखा गया कि हेलाइड डोनर सबसे वीक फील्ड थे,
फिर आपके कौन से आए थे बेटा, ऑक्सीजन डोनर्स, फिर नाइट्रोजन डोनर्स, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से थे आपके, कार्बन डोनर्स। उसके बाद हमने स्टार्ट करा था CFSE का कैलकुलेशन, D1 D2 D3 D4 मैंने कराया था। हिंट में मैंने आपको D5 D6 D7 सब एक ही डायग्राम में समझा दिया था, और होमवर्क दिया था D5 से D10 तक का कि आपको CFSE कैलकुलेट करके आना है और म्यू एस कैलकुलेट करके आना है। आई होप आपने होमवर्क करा होगा, इतना भरोसा मैं करती हूँ आप पर। तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं हुई है, आवाज़ मेरी अभी भी बैठी हुई है बहुत ज़्यादा, मतलब चेयर पे नहीं बैठी, वैसे गला बैठा हुआ है। चलो अब पहले हम देखते हैं भाई, जब हमने देखा कि ऐसा अगर हमारे पास केस था बेटा जहाँ पे डेल्टा नॉट स्प्लिटिंग कम है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है और गैप कम है, तो ऐसे लीगेंस हमारे कौन से होते थे, वीक फील्ड लीगेंस। और वीक फील्ड लीगेंस के केस में, ये तो हमने VBT में भी देखा था बेटा, कैसा कॉम्प्लेक्स बनता था, हाई स्पिन, या फिर हम बोलते हैं स्पिन फ्री। कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग फेवर नहीं होती, तो जो स्पिन होता है वो फ्री होता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है बेटा तो प्लस हाफ और माइनस हाफ जो स्पिन होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, है ना। अगर मैं इसका ओवरऑल स्पिन निकालूंगी तो प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल करके 0 आ जाएगा। पर अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो 3 अनपेयर्ड है, तो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। सो हम कह रहे हैं कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि वीक फील्ड लीगेंड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग फेवर नहीं करता था, D4 में हमने देखा था चौथा इलेक्ट्रॉन EG में कूद के चला गया था, क्योंकि गैप कम था और पेयर कराने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो पेयर होना ही नहीं चाहेगा, EG में चला गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, चारों स्पिन फ्री है, पेयर की फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आता है। और वीक फील्ड लिगेंड आपका कैसा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे म्यू एस का वैल्यू ज्यादा आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर डेल्टा नॉट ज्यादा है, यानी गैप ज्यादा है, स्प्लिटिंग जो है वो ज्यादा हो रही है, डेल्टा नॉट का वैल्यू ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, तो ऐसा केस हमारा कौन से लिगेंड में ऑब्जर्व होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा कराते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर कराने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है। तो जो 4th इलेक्ट्रॉन था वो T2G में ही आकर पेयर हो गया था D4 में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर कराते हैं, फेवर करते हैं, तो यहां पर कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है, लो स्पिन, या फिर कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, स्पिन पेयर्ड, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। इतनी बात क्लियर है, पेयर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। फिर हमने एक फॉर्मूला करा था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। वो क्या था भाई, फॉर्मूला नीचे की तरफ क्या आता है, -0.4, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स, यही था। और यूनिट में क्या लगाया था हमने, डेल्टा नॉट, ठीक है। डेल्टा नॉट की जो वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंटली फाउंड होती है, एंड देन वी कैन कैलकुलेट दी होल वैल्यू ऑफ CFSE। आपको जनरली पेपर में जो कैलकुलेट करने के लिए आता है कॉम्पिटिटिव में, वो डेल्टा नॉट के टर्म्स में ही आता है। कुछ जगह पर हमें कभी कभी डेल्टा नॉट का वैल्यू दे रखा होता है, तो जो सवाल में दिया होगा वो ओवरऑल लास्ट जो वैल्यू आएगी उसमें पुट कर देना, ठीक है। अब हम एक बहुत सुंदर टेबल बनाने वाले हैं, सो मेरे साथ साथ टेबल बनाते चलना है आपको, ठीक है। थोड़ा मेहनत का काम जरूर है तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी, पर हम नीट के बच्चे हैं, मेहनत तो हमारे खून के अंदर है, मेहनत बहुत करनी होती है इस पेपर के लिए। लाइन देखो यार जरा, सेंटर में है, ठीक है। शॉर्टेड सी लग रही है, ये वाली थोड़ी टेढ़ी लग रही है मुझे।
चलो मुझे काफी ऊपर तक पहुंचना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे। सो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। नहीं कुछ दिख पा रहा हो तो मैं डिक्टेट भी कर रही हूँ। यहाँ पे लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां पर हम कर रहे हैं अरेंजमेंट इन, बहुत मेहनत लग रही है, मैं ऐसे हो रखी हूँ अरेंजमेंट इन वीक फील्ड लिगेंड्स में करेंगे। चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो बेटा, स्प्लिटिंग में लोअर इन एनर्जी T2G और फिर अपना कौन सा आता था EG, तो वैसे स्प्लिटिंग करते जाएंगे, ठीक है। यहां पर कैलकुलेट करके लिखेंगे अपना CFSC, यूनिट क्या आएगी डेल्टा नॉट, और यहां पर कैलकुलेट करेंगे म्यू एस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, थोड़ा इधर की साइड लिख देते हैं, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। सो अरेंजमेंट इन वीक फील्ड लिगेंड्स, पहले T2G EG के रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, CFSC कैलकुलेट करेंगे, म्यू एस लिखेंगे। वीक फील्ड लिगेंड के केस में बेटा कैसा कॉम्प्लेक्स बन रहा था, जल्दी बोलो भाई। लो स्पिन या फिर स्पिन फ्री, यही बन रहा था, लो स्पिन या फिर स्पिन फ्री। अब यहां पर आते हैं, इस वाली साइड हम करेंगे अरेंजमेंट इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आपका कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है, उल्टा लिख दिया मैंने वहां पे, यहां लो स्पिन नहीं आना था, वो तो अच्छा है लाइव होता तो तुम लोग मुझे बता देते। वीक फील्ड के केस में कैसा था बेटा, हाई स्पिन था, या फिर स्पिन फ्री। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में लो स्पिन या फिर स्पिन पेयर्ड आएगा। यहां पे भी पहले T2G EG CFSC म्यू एस, ठीक है। टेबल बनानी है बहुत, मतलब आप चाहो तो आप इसको एक प्रॉपर A4 शीट पे बना लो, क्योंकि ये टेबल आप अपने जो भी स्टडी बोर्ड है जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो, स्टडी टेबल है, अगर आपने वहां पर एक सॉफ्ट बोर्ड लगा रखा है बेटा, प्लीज इस टेबल को वहां पर पिन कर लेना, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं बोलूँ ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जान है ये पूरी टेबल, मतलब यहाँ से सवाल बहुत आता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बहुत आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, CFSC से बहुत सवाल आता है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, ठीक है। सो बेटर है कि पहले से ही उन चीजों को प्रिपेयर करके चले हम। चलिए अब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10, ठीक है। D1 से D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए करेंगे। चलिए पहले डब्बे बना लेते हैं, T2G लाइन बाद में खींचेंगे, EG, ठीक है। मैं थोड़ी नीट एंड क्लीन बनाने के लिए सब कर रही हूँ, वरना तो मैं रफ में बहुत जल्दी बना दूंगी।
एंड आई वॉन्ट कि जैसे मैं बना रही हूँ बेटा आप भी वैसे ही बनाओ. देखो जैसा सीखोगे वैसा ही बना कर आओगे. पहले ये वाले डब्बे बना लेते हैं. D6, D7, D8, D9. सारी मेहनत सिर्फ इन डब्बों की है. मुझे तो ऐसा लगता है एक नोटबुक आना चाहिए जिसके अंदर ये डब्बे बने और आप बस फटाफट भरते जाओ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. कितना आसान काम हो जाएगा फिर. सेम चीज आपको यहां पर भी करनी है. चलिए लाइन खींच लेते हैं पहले, है ना. लाइन देखो थोड़ी बहुत टेढ़ी हो तो माफ करना, क्योंकि ये मैं फ्री हैंड बना रही हूँ. देखो बेटा फिलिंग एक साथ करेंगे इसीलिए एक साथ बना रहे हैं, मतलब साथ साथ करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड. ठीक है. सो ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड के वीक फील्ड का. अब यहाँ पे भी फटाफट से डब्बे बनाते जाएंगे. ऐसी टेबल हमें अभी टेट्रा में भी बनानी है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7, D7, 8, 9, 10. ठीक है. ये हो गया आपका D1 से D10. चलिए EG बना लेते हैं फटाफट से. चलिए बस हो गया काम अपना ऑलमोस्ट. ऑल दो अगर हम नहीं, मैं अगर उससे बनाती तो ज़्यादा नीट एंड क्लीन बनता लाइन से, बट बहुत टाइम लग जाता. तो फ्री हैंड ठीक है. अभी के लिए काम चलाऊ तो है ही यार. कोई लाइन अगर बहुत टेढ़ी लग रही हो तो बताना, वो मिटा के दोबारा बना दूंगी. जैसे मुझे ये बहुत ही बेकार लाइंस लग रही हैं, सो दिस आई कैन ड्रॉ अगैन. चलो अब फिलिंग स्टार्ट करते हैं बेटा. हमारे लिए इंपॉर्टेंट फिलिंग है. ये डब्बे वब्बे एग्जैक्ट शेप के है नहीं है, कोई बात नहीं. मेन हमारे लिए कॉन्सेप्ट है. चलो अगर हम D1 की बात करें तो D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है. T2G लोअर में था, EG ऊपर था. पहला इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा T2G में. CFSE का ये फॉर्मूला दिल दिमाग में बसा लो ऑक्टाहेड्रल का. -0.4 EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा. -0.4 आएगा CFSE. और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, एक ही अनपेयर्ड होगा. तो रूट में 1 × 1 + 2 यानी √3 कितना आ जाएगा यार, 1.732. यूनिट नहीं लिख रही हूँ, बोहर मैग्नेटॉन है. यहाँ पे भी बेटा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा T2G में.
सेम CFSE आएगा -0.4 और सेम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 1.732। D2 के अंदर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ जाएंगे, T2G में, EG में नहीं जाएगा। -0.4 इंटू 2 -0.8, 2 अनपेयर्ड के लिए रूट में 2 इंटू 2 + 2 √8 2.83। सेम कहानी स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी होगी, -0.8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2.83। हमने लास्ट टाइम करा था 1 2 3, D1 D2 D3 में कोई फर्क नहीं आया था। 1 2 3 -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G3 1.2। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो रूट में 3 इंटू 3 + 2 √15। एक बार √15 कैलकुलेटर से कर लेते हैं क्योंकि हम सारा डेसिमल में लिखेंगे। वैसे तो इट विल बी अराउंड 3 point something 3.87 और यहां पे भी सेम CFSE आएगा और सेम मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। चलो, फर्क आना स्टार्ट कहां से हुआ था बेटा, D4 से हुआ था। वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्योंकि गैप कम होता है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा चाहिए होती थी, तो चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता था, वो कहां चला जाता था, EG में। -0.4 इंटू 3 -1.2 + 0.6 इंटू 1 यानी -1.2 + 0.6, क्या कह रहे हो, कितना आ रहा है, -0.6 आ जाएगा। चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो रूट में 4 इंटू 4 + 2 4 + 2 6 √24 निकाल लेते हैं। यह आ रहा है 4.898 ऐसे करके आ रहा है, तो हम उसको 4.9 भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या था बेटा, तीनों इलेक्ट्रॉन्स तो पहले सिंगली ऑक्यूपाई हुए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग फेवर करता है। इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए एनर्जी कम चाहिए, पर जो गैप है वो इतना ज्यादा होता है कि चौथा इलेक्ट्रॉन EG में नहीं जाता, वो आसानी से कहां पेयर हो जाता है, T2G में। -0.4 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, -1.6 आ रही होगी आपकी CFSE स्ट्रॉन्ग फील्ड में। क्योंकि 2 अनपेयर्ड है तो 2 अनपेयर्ड के लिए यही सेम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, यानी 2.83 आएगा। चाहो तो निकाल लेना, सेम ही आएगा। चलिए, D5 के लिए 1 2 3 4 5 -0.4 इंटू 3 -1.2 + 0.6 इंटू 2 + 1.2, 0 CFSE आ रहा होगा यहाँ पर, है ना। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पांचों अनपेयर्ड है, √35 आएगा आपका 5 point something आएगा, 5.91 6, तो मैं इसको 5.92 राउंड ऑफ कर रही हूँ। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में सिंगल 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 फिर पेयरिंग CFSE निकालेंगे। -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 यानी 5 4 20, -2.0 आ रहा होगा बेटा। एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड के लिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है, 1.732 बोहर मैग्नेटॉन। डिफरेंस समझना है यार, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इतनी जो मेहनत करी है मैंने और तुम भी करोगे इसको बनाने में, उसका आउटकम यही है कि आपको ये फीलिंग समझ आना चाहिए। दिस इज वेरी इजी येट वेरी स्कोरिंग ऑल्सो एग्जाम के अंदर। D6, अब पहले बेटा इलेक्ट्रॉन सिंगली तो ऑक्यूपाई हो चुका है, T2G में 3 EG में 2। अब छठा इलेक्ट्रॉन पे कोई चॉइस नहीं है, अब उसको पेयर होना ही पड़ेगा, तो पहले लोअर एनर्जी वाले में पेयरिंग होगी, यहां पेयर हो गया। सो -0.4 इंटू 4 कितना हुआ, -1.6 + 0.6 इंटू 2 + 1.2, -0.4 आ रहा होगा। 1 2 3 4 अनपेयर्ड के लिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 4.89। बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, ऊपर सेम कहानी थी। यहां पर बेटा 1 2 3 4 5 6 पहले T2G में ही पेयर होंगे, 0.4 इंटू 6 -2.4। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड है, तो यहां पर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, 0 बोहर मैग्नेटॉन आएगा। नेक्स्ट D7 की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 सिंगल 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 सिंगल, पेयरिंग और पेयरिंग।
माइनस 0.4 इंटू T2G में 5 इलेक्ट्रॉन -2 प्लस 1.2 -0.8 आएगा। 1 2 3 अनपेयर्ड के लिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 3.87। अब यहां पर बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रॉन T2G में पूरी तरह भर गया, अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसको कहाँ कूद के जाना पड़ेगा, EG। यहां तक -2.4 था प्लस 0.6 कितना आ जाएगा, -1.8 ही आएगा ना। हाँ ठीक है, -2.4 प्लस 0.6 -1.8 ठीक है। एक अनपेयर्ड के लिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 1.732। D8 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा यहां तक आएगा आपका -0.4 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन -2.4 प्लस 0.12 -1.2। दो अनपेयर्ड के लिए आ जाएगा 2.83। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सेम कॉन्फ़िगरेशन है। -2.4 प्लस 1.2 -1.2, दो अनपेयर्ड के लिए यही आएगा 2.83। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। -2.4 प्लस 0.6 इंटू 3 प्लस 0.18 कितना आएगा यार, 2.4 -0.6 आ जाएगा ना, या 8 आएगा, एक सेकेंड, -2.4 प्लस 6 3 18 0.6 ठीक करा है ना, इतना मैथ्स तो नहीं खराब। एक अनपेयर्ड है, एक अनपेयर्ड के लिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 1.732। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो पहले ही पेयर हो गए थे, 7वां 8वां और 9वां सेम कहानी है, तो सब कुछ सेम ही आएगा। -0.6 डेल्टा नॉट आपका CFSE आएगा और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा बेटा 1.732, क्योंकि एक ही अनपेयर्ड है। यहां पर देखिए 1 2 3 सिंगली ऑक्यूपाई सिंगली ऑक्यूपाई सिंगली ऑक्यूपाई, पेयरिंग 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 पेयरिंग, -0.4 इंटू 6 -2.4 प्लस 0.6 इंटू 4, EG में 4 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6 इंटू 4 -2.4 प्लस 2.4 विल गिव यू 0 CFSE। और सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो बेटा आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 ही आएगा, 0 इंटू 0 प्लस 2 0 ही आएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयर 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 तो पहले ही हो गया, 6 7 8 9 और 10 ऐसे ही हुई थी फिलिंग। यहाँ पे भी CFSE 0, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0, ठीक है। सो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, थोड़ा नहीं बहुत सारा ध्यान दो, देखो वीक फील्ड के केस में आपकी CFSE 2 बार 0 आ रही है। पहले तो देखो D1 D2 D3 1 2 3 यहां तक कोई फर्क नहीं था, फर्क आता है D4 D5 D6 और D7 की फिलिंग तक फर्क आता है। D7 में भी आप देख रहे होगे 1 2 3 4 5 6 7, पर वहां पे 1 2 3 4 5 6 7, यहां से यहां सारा सेम है दोनों के लिए, और यहां से यहां तक भी सारा सेम है, यानी फर्क आपका आता ही सिर्फ कहां से कहां के कॉन्फ़िगरेशन में है, D4 से D7 में। इसके अलावा आप देखोगे बेटा वीक फील्ड के केस में CFSE ज्यादातर लो है, लो वैल्यूज है, -0.4 0.8 1.2 0.6 0.4 0.8 1.2 इतने में ही घूम रहे हैं हम, 1.2 बीइंग द मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं है। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखोगे 0.48 1.2 1.62 2.4 तक मैक्सिमम वैल्यू गई है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस इसीलिए हम बोलते हैं कि ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर CFSE का वैल्यू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा आती है, ठीक है, जो स्टेबल करने की एनर्जी है वो ज्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे वीक फील्ड में स्पिन की वैल्यू देखो यार, ज्यादा ही ज्यादा मिलेगी तुमको,
2.83, 3.87, 4.89, 5.92, 4, 3, 2, 1, पहले बढ़ी फिर घटी, बट यहाँ पर तो सारी वैल्यूज ही लो है। 2.83, 3.87 से ऊपर नहीं गया, नहीं गया आपका। 3.87 से ज्यादा आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। 1.732, 2.83, 3.87, फिर 2.83, 1.732, 1.732, 2. और आप देख रहे हो यहाँ पर आपको 2 बार स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0 भी मिला है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, लो स्पिन होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 आती है। 0 नहीं मतलब लो होती है, 2 जगह पे 0 थी, बट जनरली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग फेवर होती है, इसीलिए लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बनते हैं। पर वीक फील्ड के केस में क्योंकि अनपेयर रहता है, आपका पेयरिंग फेवर नहीं होती, तो यहाँ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होती है, इसीलिए हम इनको हाई स्पिन या फिर स्पिन फ्री, बेटा स्पिन फ्री है, 3 फ्री, 4 फ्री, 5 फ्री, फिर 4 फ्री, 3 फ्री, 2 फ्री। यहाँ पे स्पिन ज्यादातर केसेस में फ्री है, यहाँ पर देखो 1, 2, 3 फ्री, फिर 2 फ्री, फिर 1 फ्री, यहाँ एक भी फ्री नहीं है। तो यहाँ पर स्पिन पेयर होना चाह रहा होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, आके अपना जलवा अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा होता है। यहाँ तक मेरे को बोलो टेबल क्लियर है? फटाफट एक बार अपनी सारी वैल्यूज चेक करो जो तुमने होमवर्क में सॉल्व करी थी, फिर हम बस टेट्राहेड्रल करना है, फटाफट से टेट्राहेड्रल भी निपटा देंगे। जल्दी से चेक करें अपनी वैल्यूज। चलिए, सो आई होप आप लोगों का यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, D1 से D3 सेम है, D8 से D10 दोनों के लिए सेम रहता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड फर्क नहीं पड़ता। फर्क आता कहाँ से कहाँ तक है बेटा? D4 से D7। ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब जितने स्टार्स लगाने हो उतने स्टार्स लगा लो। और मैं यही कहूँगी कि प्लीज इस टेबल को A4 शीट पे ड्रॉ करना। दिस इज वी आर डूइंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस CFSE कैलकुलेशन। ठीक है, टेट्रा आप स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, so now we are going to start crystal field splitting in tetrahedral coordination entities where coordination number is 4. हमें 4 और 6 में ऑक्टा और टेट्रा ही करना है। स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, चलिए पहले एक क्यूब बनाते हैं सुंदर सा। क्योंकि तुमने सॉलिड स्टेट तो अभी पढ़ा शायद नहीं होगा, कुछ ने स्कूल में पढ़ लिया हो तो अलग बात है। लाइन सी ड्रॉ करते हैं ना, अच्छा क्यूब भी बना लेते हैं। सो हम एक रेगुलर टेट्राहेड्रन को ये लाइन अच्छे से बनी नहीं रही है। ठीक है, सो पॉइंट्स में लिखते चलना बेटा। अ रेगुलर tetrahedron is related to a cube। ठीक है, हम एक रेगुलर जो टेट्राहेड्रल होता है उसको हम एक क्यूब से कंपेयर कर रहे हैं या एक क्यूब से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम or ion is at the center of the cube। देखिए नोट्स हमेशा कोशिश करें कि क्लास में ही बन जाए, क्योंकि मैक्सिमम मैं लिख कर ही पढ़ाती हूँ और इस चैप्टर में तो मुझे लगता है मैंने लिख कर ही पूरा पढ़ाया है। तो अगर मैं बेटा लिख रही हूँ तो कोशिश करें कि साथ साथ आप उस टाइम पर लिख लो। जब मैं समझा रही हूँ तो उस टाइम पर समझो, क्योंकि आई डू नॉट वॉन्ट कि आप नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम अपना वेस्ट करो।
कोशिश यही करें कि नोट्स क्लास में उसी टाइम बन जाए, आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो क्लास में पहले पढ़ते हैं, नोट्स के थ्रू रिवाइज करते हैं। इफ दैट इज योर स्ट्रैटेजी दैट्स फाइन, बट अगर किसी को लगता है कि उसको नोट्स लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, बाद में बहुत टाइम लगता है, तो आप यही कोशिश करें जब मैं लिख रही हूँ साथ साथ लिखें, जब मैं समझा रही हूँ तब सुने, ठीक है। सो सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो अगर हमारा क्यूब का सेंटर ये है, तो ये जो ग्रीन पेन से बनाया है मैंने बेटा, ये आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ग्रीन से जो डिनोट कर रहा है वो आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक है। सो सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है। एंड 4 of the 8 corners are occupied by ligands at alternate position। क्या लिखा मैंने कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन तो क्यूब के बेटा सेंटर पर है, और 8 में से जो 4 कॉर्नर है, क्यूब के कॉर्नर्स तो 8 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहो तो अपना रूम देख लो, आपको 8 कॉर्नर्स मिलेंगे। अगर मैं इस रूम जिसमें मैं खड़ी हूँ पढ़ा रही हूँ, 1 2 3 4, जो दीवार ऊपर है उसके 4 कॉर्नर्स, और जो फ्लोर है जिसमें मैं खड़ी हूँ उसके 4 कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स 8 ही होते हैं। हम कह रहे हैं कि 8 में से 4 कॉर्नर्स, वो भी ऑल्टरनेट पोजीशन के, यानी एक दूसरा छोड़ दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा छोड़ दिया। ऑल्टरनेट पोजीशन किसने ऑक्यूपाई कर रखी है बेटा, लीगेंड्स ने, ठीक है। सो अगर मेरे पास 8 कॉर्नर है, उसमें से 4, क्योंकि टेट्राहेड्रल में बेटा लीगेंड 4 ही होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 8 में से 4 कॉर्नर लीगेंड ने ऑक्यूपाई करे ऑल्टरनेट पोजीशन पे, यानी अगर लीगेंड ने यहां ऑक्यूपाई करा तो ये नहीं कर सकता। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर। ये वाला हो सकता है बेटा, बोलो यार, तो ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि एडजेसेंट हो जाएगा, साथ वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये वाला हो सकता है, जल्दी बोलिए भाई, हो सकता है। ये वाला है तो ये नहीं होगा, ये वाला है तो ये नहीं होगा। एक और बनाना है, ये वाला है तो ये तो नहीं हो सकता, ये वाला है तो ये भी नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है। ये ऑल्टरनेट पोजीशंस है, ठीक है। यहां हो नहीं सकता क्योंकि एडजेसेंट हो जाएगा, यहां हो नहीं सकता बेटा, एडजेसेंट हो जाएगा, यहां हो नहीं सकता, एडजेसेंट हो जाएगा इसके, और ऐसे यहां नहीं हो सकता, एडजेसेंट हो जाएगा। तो यही 4 आपकी ऑल्टरनेट पोजीशंस होंगी। येलो से जो मैंने बनाया है वो आपका क्या डिनोट कर रहा है, लीगेंड। 4 लीगेंड्स हैं। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से एक रेगुलर टेट्राहेड्रन बन रहा होगा आपका। यहाँ वाली लाइंस थोड़ी अच्छी सी नहीं बनी है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। तो टेट्राहेड्रल को इस तरह से इमेजिन करो, रूबिक्स क्यूब आपने देखा ही होगा। तो क्यूब का सेंटर जो है बेटा वो आपका कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जिस रूम में बैठे उसी रूम को इमेजिन करने की कोशिश करो। 8 में से 4 कॉर्नर या 4 लीगेंड्स जो है वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे, यानी उस कॉर्नर पे तो साथ वाले पे नहीं होंगे, इस कॉर्नर पर हो सकता है तो इस पर नहीं होगा, ऐसे उस वॉल के कॉर्नर पे था तो नीचे नहीं होगा, ठीक है, उधर कॉर्नर पर हो सकता है। तो उस तरह से देखें, फिर उन 4 कॉर्नर्स को सेंट्रल मेटल एटम या आयन से जोड़ दो तो आपका एक रेगुलर टेट्राहेड्रन बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जब लीगेंड आ रहा होता है। अब इसमें भी लीगेंड धीरे धीरे, पहले तो फ्री मेटल एटम या आयन होगा, धीरे धीरे लीगेंड क्या करेगा बेटा, पास आना स्टार्ट करेगा। जब लीगेंड पास आ रहा था टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर, ऑक्टा में तो क्या हो रहा था बेटा, लीगेंड आता था अलोंग द एक्सिस, और T2G और EG में EG क्योंकि अलोंग द एक्सिस लाई करता था तो मस्त एकदम रिपल्शन होता था। बट यहाँ पर क्या होता है, द अप्रोच ऑफ लीगेंड्स,
the approach of ligands does not coincide exactly with either T2G और EG ऑर्बिटल्स। यहां पर क्या लिखा मैंने कि जब लीगेंड आ रहा होता है टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर, तो ना ही बेटा लीगेंड एग्जैक्टली अलोंग द एक्सिस आता है कि वो EG से टकरा पाए, ना लीगेंड आपका एग्जैक्टली इन बिटवीन द एक्सिस आता है कि वो T2G से टकरा पाए। तो जो लीगेंड की अप्रोच होती है ना वो एग्जैक्टली EG ऑर्बिटल से कोइंसाइड करती है ना। अगर ये आपका EG वाला इस तरह से था dx² - y², ये अलोंग द एक्सिस होता था। ऑक्टा में तो लीगेंड जब आ रहा था तो इनसे टकरा रहा था, बट टेट्रा में लीगेंड ना बेटा ऐसे आता है, ना एग्जैक्टली अलोंग द एक्सिस आता है और ना एग्जैक्टली इन बिटवीन द एक्सिस आता है। जैसे dx² - y², सॉरी dxy ले लेते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहा है, तो लीगेंड ना ही एग्जैक्टली अलोंग द एक्सिस आता है यहाँ पर, ना लीगेंड एग्जैक्टली इन बिटवीन द एक्सिस आता है। तो यहाँ पर लीगेंड आता कैसे है टेट्राहेड्रल फील्ड में? तो तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ना वो एग्जैक्टली इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, ना एग्जैक्टली अलोंग द एक्सिस आ रहा है कि EG वाले से टकराए और रिपल्शन हो, और ना वो एग्जैक्टली इन बिटवीन द एक्सिस यानी T2G वालों से भी नहीं टकराता एग्जैक्ट, और ना एग्जैक्ट वो EG वालों से टकराता है। तो देखा गया, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर है, जल्दी बोल दो भाई, कि लीगेंड की अप्रोच एग्जैक्टली दोनों में से किसी भी ऑर्बिटल से कोइंसाइड नहीं करती, ठीक है। सो देखा गया द एंगल बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम या आयन EG ऑर्बिटल्स, ठीक है, एंड लीगेंड, ठीक है, and ligand is half of tetrahedral angle, ठीक है। ठीक है, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम या आयन EG, और सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, EG ऑर्बिटल है जो आपका कहां पे लाई करता था बेटा अलोंग द एक्सिस, और जो लीगेंड की अप्रोच है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम है सेंटर पे, उसके ऑर्बिटल और लीगेंड के अप्रोच के बीच का जो एंगल होता था वो टेट्राहेड्रल एंगल का आधा है। हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है बेटा 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब तुम्हें बहुत भारी मैथ सिखाने वाली हूं मैं, तो इसको समझना, ये रफ में है। पहले 109 डिग्री को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, यानी कितना आया 54 डिग्री। 1 डिग्री अभी भी बच रहा है, जल्दी बोलो भाई, 54 डिग्री आया, मेरे पास क्या बचा 1 डिग्री अभी बच रहा है। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, तो 9 में से 8 गया, 1 डिग्री बच रहा है। और कितना बच रहा है आपके पास 28 मिनट्स बच रहा है, जल्दी बोलो यार, ये बच रहा है। अभी इसको 2 से डिवाइड करना है मुझको, इसको 2 से डिवाइड करना है पूरे को, तो अभी 1 डिग्री बाय 28 मिनट को हमें 2 से डिवाइड करना है। अभी तो मैंने 109 डिग्री को डिवाइड करा, तो 54 डिग्री आपका क्वेश्चन आया। रिमाइंडर में क्या बच रहा है 1 डिग्री 28 मिनट। बोलो यार ये क्या कह रहे हो, कि वैसे ही बताओ जैसे हम बचपन में डिवीजन करते थे, तभी हमको समझ आएगा। चलो वही कर लेते हैं यार तुम्हारे लिए, जिसमें तुम्हें खुशी मिले। 109 डिग्री 28 मिनट को किससे डिवाइड करना है, 2 से। 2 5 ज़ा 10 गया, 9 उतारो, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, ये 1 डिग्री है, और क्या बच रहा है आपके पास 28 मिनट। इसको अभी 2 से डिवाइड करना है, बट एक चीज डिग्री में एक चीज मिनट में, यार कुछ तो कंफ्यूजन हो रहा है। तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं बेटा जी, 60 मिनट्स होते हैं, जल्दी बोलो भाई।
1 डिग्री में 60 मिनट, 60 प्लस 28 मिनट कितना हो गया? 88 मिनट हो गया। तो 1 डिग्री 28 मिनट को मैं क्या लिख सकती हूँ? 88 मिनट, ठीक है। 60 प्लस 28, 88 बाय 2 कितना हो जाएगा? 2 4 8, 2 4 8, 44 मिनट आ जाएगा। जल्दी बोलो भाई। तो यहाँ पे 54 डिग्री 44 मिनट्स आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? 54 डिग्री 44 मिनट्स, इतना चीज क्लियर है? हमारे पास 54 डिग्री आया था, 1 डिग्री 28 मिनट बचा रिमाइंडर। फिर 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो मैंने 1 डिग्री 28 मिनट को मिनट में कन्वर्ट कर लिया पूरे को। 1 डिग्री 60 मिनट प्लस 28 मिनट, 88 मिनट। 88 मिनट डिवाइड बाय 2 कितना मिनट हो गया? 44 मिनट हो गया। इतनी बात क्लियर है? So angle between central metal atom Eg and ligand is 54 degree 44 minutes. चलिए, ठीक है। And the angle between central metal atom T2G orbitals and ligand is 35 डिग्री 16 मिनट। ये ऑब्जर्व्ड एंगल था। सो कैसे, अब खुद सोचो भाई, लिगेंड के अप्रोच कहां से ज्यादा पास है, कहां पे क्लोजर एंगल है? अगर सेंट्रल मेटल एटम Eg और लिगेंड जब आ रहा है तो उनके बीच में 54 डिग्री 44 मिनट का एंगल है जो ज्यादा है। बट जब लिगेंड T2G ऑर्बिटल्स के अलोंग आ रहा था, एग्जैक्ट तो नहीं टकरा रहा था, क्योंकि अगर वो T2G से एग्जैक्ट टकराता ना बेटा, देखो ये चीज ऐसे आ रही होती तो बढ़िया, अगर एग्जैक्ट इन बिटवीन आता तो 45 डिग्री होता, क्योंकि दो क्वाड्रेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। पर एग्जैक्ट एंगल 45 नहीं है, स्टिल एंगल 35 डिग्री 16 मिनट है, जो Eg के कंपैरिजन में तो फिर भी कम एंगल है, क्लोजर है। सो यहां पर क्या होता है कि जो अप्रोच ऑफ लिगेंड्स है, द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स इज क्लोजर टू T2G ऑर्बिटल्स। T2G में कौन कौन से लाए करते थे? दैट इज dxy, dyz and dxz, then Eg orbitals, that is dx square minus y square and dz square. So यहाँ पे लिगेंड के अप्रोच जो होती है वो T2G ऑर्बिटल्स के ज्यादा पास है। एग्जैक्ट तो वो दोनों से नहीं टकराता, ना Eg के अलोंग आता है एग्जैक्ट, ना एग्जैक्ट इन बिटवीन आ रहा होता है, ना एग्जैक्ट T2G से टकराता है। बट जब एंगल देखा गया तो Eg के साथ एंगल ज्यादा था, T2G में एंगल कम आता है, जिसकी वजह से लिगेंड्स की अप्रोच T2G से ज्यादा नियर होती है। अब अगर लिगेंड की अप्रोच बेटा T2G ऑर्बिटल्स के ज्यादा पास है, अब लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है T2G ऑर्बिटल्स में, यानी dxy dyz dxz में भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल फील्ड में खुद सोचो भाई, ज्यादा रिपल्शन कौन से ऑर्बिटल्स को मिलेगा? T2G ऑर्बिटल्स को मिलेगा एज कंपेयर टू Eg। और यहाँ पर जल्दी सोचे, एनर्जी में कौन राइज करेगा यार? एनर्जी कौन से ऑर्बिटल्स की राइज कर जाती है बेटा? यहाँ पर T2G ऑर्बिटल्स की राइज करती है ना। Therefore T2G orbitals rise in energy from very center and Eg orbitals get lowered down from very center। इतनी बात क्लियर है? तो हमने क्या कहा कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन सेंटर में है क्यूब के, 4 लिगेंड्स ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पर है,
लीगेंड जब आ रहा होता है तो ना वो एग्जैक्टली जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स है ना वो एग्जैक्टली T2G से टकराता है ना वो एग्जैक्टली EG से टकराता है, बट जो एंगल है सेंट्रल मेटल एटम EG ऑर्बिटल और लीगेंड की अप्रोच का, EG ऑर्बिटल्स के साथ एंगल होता है 54 डिग्री 44 मिनट्स और T2G के साथ होता है 35 डिग्री 16 मिनट, क्योंकि लीगेंड की जो अप्रोच है वो T2G ऑर्बिटल्स के ज्यादा क्लोज है, एंगल कम है। सो यहाँ पर T2G ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज्यादा रिपल्शन फेस करते हैं, जिसकी वजह से जब D के ऑर्बिटल स्प्लिट करेंगे अब टेट्राहेड्रल फील्ड में बेटा, तो खुद सोचो एनर्जी में लोअर कौन हो जाएगा EG और राइज कौन कर जाएगा एनर्जी में T2G। ऑक्टा का उल्टा है, इतनी बात क्लियर है। डायग्राम बना लें क्या? चलो सो अब डायग्राम बनाते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड्स। This figure or diagram denotes the crystal field splitting in tetrahedral field। ठीक है, हमने क्या कहा बेटा? कोई और कलर से लिख दो, फिर से वही सारी कहानी। जब फ्री मेटल एटम या आयन है आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, जब वो अकेला है, तो अगेन उसके डी के 5 ऑर्बिटल्स कैसे होंगे? डीजनरेट होंगे, यानी मेरा जो मेटल है अभी वो अकेला है, गुमसुम है। अब धीरे धीरे लिगेंड्स ने अप्रोच करना स्टार्ट करा, बट अगेन उसको नहीं पता कि ऑक्टा फील्ड में आएगा, टेट्रा में आएगा, स्क्वायर प्लेनर में आएगा, किस में आएगा। तो मेटल के ऑर्बिटल्स की जो एवरेज डी के जो ऑर्बिटल्स है उनकी एवरेज एनर्जी क्या कर जाती है बेटा? इंक्रीज कर जाती है। पांचों अभी भी डीजनरेट है, पांचों डी ऑर्बिटल्स अभी भी कैसे है? डीजनरेट है, क्योंकि अभी भी पांचों की एनर्जी बराबर है, बस एवरेज एनर्जी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। तो यह आपका कब कहानी होती है? जब मेटल एटम या आयन कौन सी फील्ड में होता है? इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड। अब अपना एवरेज सेंटर बना लेते हैं, बढ़िया सा बेरी सेंटर। विच इज योर एवरेज एनर्जी सेंटर। तुमसे अभी सवाल पूछूंगी मैं। सो यहाँ पे जब डी के 5 ऑर्बिटल स्प्लिट करेंगे टेट्राहेड्रल फील्ड में बेटा, मेटल एटम और आयन इन टीडी, टीडी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल फील्ड, OH का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, टीडी का मतलब है टेट्राहेड्रल। ठीक है, यानी मेटल के साथ अब कितने लिगेंड्स जुड़े हैं? 4। कौन से अरेंजमेंट में? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। अभी जो डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं ये फर्दर स्प्लिट कर जाएंगे। ये फर्दर आपके किस में स्प्लिट कर रहे हैं जी? हाँ जी भाई, किस में स्प्लिट करेंगे बेटा? एनर्जी में यहां पर लोअर कौन हो रहा है? EG ऑर्बिटल्स लोअर डाउन हो रहे थे एनर्जी में, और एनर्जी में इंक्रीज कौन कर रहा है? इस लाइन को थोड़ा इससे बेटा थोड़ा ऊपर रखना है, क्योंकि ये नीचे होना चाहिए एनर्जी में सबसे। ठीक है, ठीक है। सो ये आपका हो गया E और ये हो गया आपका T2। अब यहां पर मैंने G नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा इस चीज को समझना। In tetrahedral field we do not write G, we do not write G। ठीक है, G का मतलब होता है जिरेड, बिकॉज
tetrahedral complexes lack center of symmetry. टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, क्योंकि टेट्राहेड्रल, अगर आप कभी देखा होगा आपने टेट्राहेड्रल, तो ये आपका मान लो सेंटर है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक बिहाइंड होता है ना। ऑर्गेनिक में भी आपने अगर अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आएगा, सो ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म होता है उसके अंदर हम कायरल कार्बन की बात करते हैं। कायरल कार्बन में यही होता है कि कार्बन जब 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है देन वी से, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर होता है। सो टेट्राहेड्रल में हम E और T2 लिखते हैं। पहले एनसीईआरटी के अंदर G लिखा हुआ होता था पुरानी एनसीईआरटीज में, बट अब एनसीईआरटी ने भी इस चीज को अपडेट कर दिया है क्योंकि ये गलत चीज थी। सो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर स्कूल के अंदर खासकर डायग्राम बनाने को आता है टेट्राहेड्रल फील्ड में, आई रिक्वेस्ट यू बेटा प्लीज वहां पर EG और T2G मत लिख कर आना, पूरा डायग्राम गलत हो जाएगा अगर तुम यहाँ G लिख कर आ गए। टेट्रा में G नहीं आता, ऑक्टा का बिल्कुल एग्जैक्ट उल्टा डायग्राम है, वहां T2 नीचे था, EG ऊपर था, T2G नीचे, EG ऊपर। यहाँ E नीचे होता है, T2 ऊपर होता है, क्योंकि T2 वाले ऑर्बिटल्स को रिपल्शन ज्यादा मिल रहा होता है, क्योंकि लिगेंड की अप्रोच इनसे क्लोज होती है। ठीक है, अब जरा एनर्जी वाला देख लेते हैं। सो यहाँ पर ये कितने एनर्जी में लोअर डाउन होंगे, 3/5 डेल्टा T, नॉट नहीं 3/5 डेल्टा T। डेल्टा T का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड, या फिर क्या लिख सकते हैं -0.6 डेल्टा T। बात क्लियर? ऊपर 2/5 डेल्टा T या फिर +0.4 डेल्टा T। ओवरऑल गैप अगेन आपका यहां पर कितना होगा, ओवरऑल हो जाएगा आपका डेल्टा T, विच इज अगेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। -0.6 डेल्टा T से E एनर्जी में लोअर डाउन हो रहा है फ्रॉम पेरी सेंटर, एंड T2 वाले एनर्जी में कितना राइज कर रहे हैं, +0.4 डेल्टा T। इतनी बातें क्लियर है? अगेन वही चीज है, माइनस का मतलब एनर्जी में लोअर हो रहा है और प्लस का मतलब एनर्जी में राइज कर रहा है। इतना डायग्राम क्लियर है? जल्दी से बता दो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, दोनों ही डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे स्टार तो बना ही देते हैं, स्टार का मतलब है दैट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेट्रा में बस ये ध्यान रखना है कि G मत लिख कर आना, गलत हो जाएगा पूरा डायग्राम, सिंपली आपको E और T2 लिखना है। क्लियर है? आगे बढ़े, एक बार डायग्राम फटाफट से ड्रॉ कर लो फिर चलते हैं आगे। चलिए बढ़िया, CFSE कैलकुलेशन करेंगे, उससे पहले एक चीज करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं इसका CFSE कैलकुलेट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर जो CFSE का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा कम आता है, कितना आएगा वो भी कैलकुलेट करेंगे। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE क्या आता बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कुछ जगह पे आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी मिलेगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE in tetrahedral complexes
in tetrahedral complexes is always less than the CFSE in octahedral complexes ड्यू टू, यहाँ पे दो मेन रीजन होते हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग हो रहा है E और T2 के बीच में, और ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग हो रहा था T2G और EG के बीच में, टेट्रा में जो स्प्लिटिंग गैप होता है ना, जो डेल्टा की वैल्यू होती है बेटा, टेट्रा में हम डेल्टा T लिखते हैं और ऑक्टा में हम डेल्टा नॉट लिखते हैं, O लिखते हैं। सो हम कह रहे हैं कि टेट्रा कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग जो होता है, डेल्टा का जो वैल्यू आता है वो हमेशा ऑक्टा के कंपैरिजन में कम ही आया। जब भी मेजर करा गया देखा गया कि टेट्रा में हमेशा वैल्यू कम आ रही है। जो स्प्लिटिंग मैंने आपको बताया था डेल्टा, जो हम एक्सपेरिमेंटली फाउंड करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमेशा कम होती थी ऑक्टा के कंपैरिजन में। इसके दो मेन रीजन है, ठीक है, ड्यू टू दी टू मेन रीजंस। पहला रीजन क्या होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपके पास कितने लीगेंड्स होते थे? 6 लीगेंड्स होते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, जल्दी बोलो भाई, कितने लीगेंड्स होते हैं? 4 लीगेंड्स होते हैं। 4 लीगेंड्स यानी मैं लिख सकती हूं 2/3 ऑफ 6। 6 लीगेंड्स का अगर 2/3 ही तो हुआ 4, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्योंकि 4 लीगेंड्स होते हैं, विच इज बेसिकली ऑक्टा का 2/3 हो गया। ऑक्टाहेड्रल में 6 लीगेंड्स है, टेट्रा में 4 लीगेंड्स है, यानी टेट्राहेड्रल के जो लीगेंड्स है वो ऑक्टा के 2/3 है। 2/3 ऑफ 6 विल गिव यू 4। सो यहां पर क्या होता है, जो CFSE होती है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज लोअर्ड बाय 2/3। 2/3 का डिक्रीज तो पहले ही आ गया बेटा, क्योंकि लीगेंड्स ही 2/3 हो गए हैं। ऑक्टा में 6 लीगेंड्स है, टेट्रा में 4 लीगेंड्स है। 4 लीगेंड्स बेसिकली 2/3 है 6 लीगेंड्स के। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो CFSE होती है वो ऑक्टा के कंपैरिजन में 2/3 पहले ही रिड्यूस हो गई, क्योंकि लीगेंड्स ही कम होते हैं यहाँ पर। तो ऑब्वियसली बात है स्प्लिटिंग कम होगी, क्योंकि लीगेंड्स ही कम आएंगे तो रिपल्शन भी कम मिलेगा, ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कम होती है। दूसरा रीजन मैं आपको पूरा समझा रही हूँ कि फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि NCERT के अंदर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, नहीं बताया कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, ठीक है। सेकेंड रीजन होता है कि इन टेट्राहेड्रल फील्ड the approach of ligands does not coincide exactly with either T2G or EG orbitals, which further reduces CFSE by a factor of 2/3। हमने क्या कहा कि टेट्राहेड्रल में क्या हो रहा था बेटा, जो लीगेंड की अप्रोच थी ना वो एग्जैक्टली T2G के अलोंग आ रहा था इन बिटवीन द एक्सिस, ना वो एग्जैक्टली EG ऑर्बिटल्स से कोइंसाइड करता है, क्योंकि ना ही लीगेंड यहाँ पर एग्जैक्टली अलोंग द एक्सिस आता है, ना वो एग्जैक्टली इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा था। एग्जैक्ट वो T2G EG किसी से नहीं टकराता, बस T2G से ज्यादा क्लोजर अप्रोच होती है, टकरात उससे भी नहीं रहा, पर T2G से अप्रोच जो होती है, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो ये मेरा एक्सिस मान लो अलोंग वाला है, यहाँ से मुझसे आके कोई नहीं टकराया, यहाँ से भी आकर इन बिटवीन आकर भी कोई मुझसे नहीं टकराया, बट जो इंसान इन बिटवीन आ रहा था, जो T2G वाले ऑर्बिटल्स थे, जो इंसान यहाँ से आया
वो क्लोजर अप्रोच में था, मतलब वो मुझसे टकराने के ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था एज कंपेयर टू अलोंग द एक्सिस। और जब वो मेरे से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आया, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वो मुझसे अभी भी नहीं टकरा रहा, बट ज्यादा पास मुझसे गुजर के गया, जिसकी वजह से ज्यादा चांसेस थे रिपल्शन के, ज्यादा चांसेस थे हमारे कि हम टकरा सकते थे। टकरा तब भी नहीं रहे, बट एटलीस्ट क्लोज प्रॉक्सिमिटी है तो चांसेस तो बढ़े। यहाँ पे मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, जब लीगेंड टेट्राहेड्रल फील्ड में आ रहा है तो वो T2G ऑर्बिटल्स के ज्यादा पास गुजर रहा था, जिसकी वजह से T2G ऑर्बिटल्स और लीगेंड में ज्यादा रिपल्शन होता है, और T2G ऑर्बिटल्स, T2G नहीं T2 ही बोलेंगे, T2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। वहां पे G नहीं लगाना सबस्क्रिप्ट में, बिल्कुल मत लगाना टेट्रा में। क्योंकि यहाँ पर लीगेंड दोनों में से किसी से कोइंसाइड नहीं करता, और इसीलिए यहाँ पे CFSE कम हो जाती है। जबकि ऑक्टा में क्या था कि एटलीस्ट लीगेंड EG से तो टकरा रहा था, जब टकराएगा तो बेटा ऑब्वियस सी बात है रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि दो नेगेटिव चार्जेस एकदम टकराए, यहाँ तो टकराना हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर फर्दर 2/3 फैक्टर से CFSE क्या कर जाती है, रिड्यूस कर जाती है, और आपकी यहाँ पर डेल्टा T यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड, ठीक है, डेल्टा T क्या डिनोट करता है आपका, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। सो डेल्टा T क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पहले बेटा 2/3 से डिक्रीज हुई, क्योंकि लीगेंड 2/3 थे टेट्रा में एज कंपेयर टू ऑक्टा। फर्दर 2/3 का डिक्रीज हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीगेंड दोनों में से किसी से टकराता नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे CFSE ऑक्टा के कंपैरिजन में और कम होती है, डेल्टा नॉट। यानी डेल्टा T इज इक्वल टू क्या आता है आपका 4/9, मैं और ऊपर लिखूंगी। सो हमने क्या कहा कि डेल्टा T 2/3 लीगेंड्स की वजह से, 2/3 क्योंकि एग्जैक्टली कहीं से भी कोइंसाइड नहीं हो रहा, तो इतना रिपल्शन ही नहीं मिलता कि ज्यादा स्प्लिटिंग हो ऑक्टा के कंपैरिजन में। यानी डेल्टा T इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4/9 डेल्टा नॉट। अब इस फॉर्मूले पे मैं जितने स्टार बना दूं ना उतने कम है, ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, ठीक है। डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट, यानी डेल्टा नॉट मान लो अगर 1800 सेंटीमीटर इनवर्स है, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड किसी कॉम्प्लेक्स के लिए 1800 सेंटीमीटर इनवर्स ऑब्जर्व हुई। टेट्रा के लिए कितना आएगा 4/9 इंटू 1800, 9 2 ज़ा 18, यानी 2000 हो जाएगा, 2000 इंटू 4 8000। कुछ समझ आया, मैंने वर्बली कर दिया। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा नॉट 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स है, सो डेल्टा T कितना हो जाएगा बेटा 4/9 इंटू 1800, सॉरी 18,000 कर लेते हैं, 9 2 ज़ा 18, 2000, 4 2 ज़ा 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑक्टा के कंपैरिजन में डेल्टा T तो हमेशा ही कम होगा, 18,000 और 8,000 यार बहुत कम है, काफी डिफरेंस है। सो ऑक्टाहेड्रल फील्ड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, ठीक है, और टेट्राहेड्रल फील्ड में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो हमेशा ऑक्टा के कम, हमेशा हमेशा द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE in tetrahedral complexes is always less than the octahedral complexes। और कितना कम होता है बेटा, डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। अगर ये 100 है तो 4/9 इंटू 100 कम ही आएगा, डेल्टा T कम ही आएगा, क्योंकि 100 से पहले 9 डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, चलिए हमने क्या कहा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स क्या होते थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स कॉज मोर स्प्लिटिंग एंड वीक फील्ड लीगेंड्स क्या होते हैं, वीक फील्ड लीगेंड्स कॉज
लेस स्प्लिटिंग। ये बात तो हमने पहले ही कर ली थी बेटा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग कराते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कम स्प्लिटिंग कराते हैं, ठीक है। बट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, बट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि CFSE वैसे ही कम होता है, बट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस CFSE इज ऑलवेज लोअर than octahedral complexes। और कितना कम था, क्या फॉर्मूला था बेटा, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट, ठीक है। सो हमने क्या कहा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड भाई वो होता था जो ज्यादा स्प्लिटिंग कराता है, वीक फील्ड वो जो कम स्प्लिटिंग कराता है। बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्योंकि स्प्लिटिंग ऑक्टा के कंपैरिजन में वैसे ही कम होती है, ऑक्टा में अगर स्प्लिटिंग इतनी हो रही है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, डेल्टा नॉट का वैल्यू अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के लिए ऑक्टा में भी अलग अलग होता है, पर फिर भी टेट्रा से हमेशा ऑक्टा में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। मान लो ऑक्टा में स्प्लिटिंग इतनी हो रही है तो टेट्रा में उससे तो कम ही होगी, इतनी बात मानते हो। सो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि टेट्रा में हमेशा CFSE, हमेशा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होगा CFSE भी कम होता है। इसको मुझे CFSE नहीं लिखना चाहिए था, CFS लिखना चाहिए था, या चलो स्प्लिटिंग लिख देते हैं खाली। स्प्लिटिंग इज ऑलवेज लेस, ठीक है। ऑल्दो CFSE अलग चीज है। सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो ऑक्टा के कंपैरिजन में हमेशा कम आता है, एंड दैट इज वाई दस इट इज नेवर energetically favored to pair the electrons. Thus, it is never energetically favored to pair the electrons in tetrahedral complexes, irrespective of strength of ligands। क्या लिखा मैंने कि टेट्राहेड्रल में क्योंकि गैप हमेशा कम होता है, अगर बेटा E और T2 में गैप कम है तो यहाँ पे भी यहाँ कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैप कम है तो वो कूदता हुआ ऊपर चला जाएगा T2 में, वो कभी भी फेवर नहीं करेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर हो, क्योंकि गैप ही कम है। वीक फील्ड वाली कहानी तो हो गई, जब हमने D4 करा था तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्योंकि गैप कम होता था तो 1 2 3 T2 में क्या चौथा इलेक्ट्रॉन E में कूद के चला जाता था क्योंकि गैप कम था। टेट्रा में तो हमेशा ही गैप कम होगा बेटा, हमेशा। ऑक्टा के कंपैरिजन में तो 4/9 का कम है, क्योंकि टेट्रा में गैप हमेशा कम होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कभी भी 3 बार बोला मैंने, एकदम मूवीज की तरह, सीरियल्स की तरह। सो कभी भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पे पेयर होना फेवर नहीं करता, वो कोशिश करेगा पहले सिंगली सब में ऑक्यूपाई हो जाए। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। हेयर ऑल लिगेंड्स, सारे के सारे, हेयर ऑल लिगेंड्स बिहेव एज वीक फील्ड लिगेंड्स। यहाँ पे सारे के सारे आपके किसकी तरह बिहेव करते हैं, वीक फील्ड, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड ही होता था जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयरिंग फेवर नहीं करता था। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग फेवर हो भी नहीं रही बेटा, क्योंकि गैप ही कम है तो इलेक्ट्रॉन कूद के चला जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। यहाँ पे सारे लिगेंड्स, लिगेंड की स्ट्रेंथ देखनी ही नहीं, यहाँ पे सब किसकी तरह बिहेव करते हैं, वीक की तरह, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग फेवर ही नहीं होती है, सिंगली ऑक्यूपाई होता है। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड जैसा कुछ नहीं होता, सारे लिगेंड्स यहाँ पर आपके किसकी तरह बिहेव करते हैं, सिर्फ टेट्रा की बात कर रही हूँ मैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सारे लिगेंड्स आपके किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने यहाँ पर, ठीक है। सो हियर ऑल द लिगेंड्स बिहेव एज योर वीक फील्ड लिगेंड्स। इतनी बात ले और है, जल्दी बोल दे यार। ठीक है चलिए।
So this is a very, very important line. It is never energetically favored to pair the electrons in tetrahedral complexes. टेट्रा में कभी भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग फेवर नहीं होती है. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर नहीं कराता. यहाँ पे सब कैसे बिहेव करते हैं? वीक की तरह बिहेव करते हैं. ऑल द लिगेंड्स बिहेव एज वीक फील्ड लिगेंड्स. और इसी के साथ फटाफट से मैं CFSE का फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ. क्रिस्टल फील्ड stabilization energy in tetrahedral complexes, TD complexes, या tetrahedral field लिखते हैं. डायग्राम देखें बेटा जरा. डायग्राम के हिसाब से E नीचे था. कितना नीचे था? -0.6. तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? -0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E, यही होगा. प्लस T2 ऊपर था और कितना ऊपर था? 2/5 से ऊपर था, यानी +0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2. G नहीं लगाना गलती से भी. और यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? डेल्टा टी. यूनिट क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा टी. क्लियर है? अब CFSE का कैलकुलेशन अब तो हम फटाफट से कर सकते हैं. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड कुछ नहीं बनाएंगे, सब एक जैसे वीक की तरह होते हैं. और CFSE -0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E ऑर्बिटल प्लस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल. यूनिट में हो जाएगा डेल्टा टी. जो भी टेट्रा का CFSE आता है आप उसको ऑक्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके. डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट. और आप देखोगे टेट्रा का जो CFSE आएगा वो ऑक्टा से हमेशा कम आएगा, 4/9 डेल्टा नॉट. तो जो भी डेल्टा टी आएगा उसको अगर आपको डेल्टा नॉट की टर्म्स में लिखना है तो हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. चलिए, सो अब CFSE का टेबल बना लेते हैं फटाफट से. यहाँ तो थोड़ा नीचे करके लिखेंगे आराम से, बहुत जगह है हमारे पास. सो यहाँ पर टेबल बनाएंगे अलग अलग, ठीक है. सो यहाँ पे पहले लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स. पूरा कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10. ठीक है. यहां पर हम क्या कर रहे हैं? किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं? अरेंजमेंट इन टेट्राहेड्रल फील्ड लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि हमने ये बात कर ली है बेटा कि यहां पर सारे लिगेंड्स किसकी तरह बिहेव करते हैं? वीक फील्ड की तरह. टेट्राहेड्रल फील्ड में नीचे एनर्जी में कौन आता है? E, और ऊपर एनर्जी में कौन आता है? T2. तो E पहले लिखेंगे, T2 बाद में लिखेंगे. यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं CFSE. यूनिट क्या लिख रही हूं मैं? डेल्टा टी. टेट्रा ये निकाल रही हूँ, इसी को ऑक्टा में करना हो तो 4/9 डेल्टा नॉट कर लेना, आंसर आ जाएगा. और यहां पर निकालेंगे म्यू एस बोहर मैग्नेटॉन. ऑफ कोर्स आई वुड वांट कि आप खुद निकालने की कोशिश करें. होमवर्क ये नहीं दे रही हूँ, मुझे आवाज़ें आ जाती हैं तुम लोगों के मन की, पर होमवर्क तक ये स्ट्रेच नहीं करेंगे. सॉरी. बनाते चले, फिलिंग करते चले.
ये थोड़ा सा आउट ऑफ द लाइन जा रहा है, ठीक है। ये वाला E है तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है। T2 में 3 ऑर्बिटल्स, G नहीं लिखना हर हालत में, गलती से भी नहीं। चलिए फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। CFSE का फॉर्मूला दिमाग में याद है। CFSE क्या था आपका बेटा? -0.6, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, -0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E प्लस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2, आसानी के लिए, ठीक है। चलो D1 पहला इलेक्ट्रॉन E में जाएगा, लोअर इन एनर्जी। फिलिंग CFSE करो -0.6 इंटू E यानी 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो -0.6 डेल्टा T आएगा, ठीक है। D2 में दोनों इलेक्ट्रॉन्स E में गए, -0.6 इंटू 2 यानी -1.2 हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा तीसरा इलेक्ट्रॉन, 2 सिंगली ऑक्यूपाई हो गए, यहाँ पेयरिंग फेवर होती ही नहीं, पेयरिंग फेवर नहीं होगी तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ कूद के जाएगा? T2 में, -1.2 प्लस 0.4 -0.8 आएगा। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अभी इकट्ठा निकाल लेंगे, 1 2 3 और 4, -0.6 इंटू 2 1.2, 0.4 इंटू 2 0.8, -1.2 प्लस 0.8, -0.4 आएगा। 1 2 3 4 5, पेयरिंग फेवर नहीं है तो सब सिंगली ऑक्यूपाई होगा, -1.2 प्लस 0.4 इंटू 3 1.2, यहाँ 0 आ जाएगी CFSE। D6 1 2 3 4 5 और अब पेयरिंग होगी क्योंकि अब कोई चॉइस नहीं है, -0.6 इंटू 3 -1.8 प्लस 1.2 -0.6 आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन फिर भी यार चेक कर लेना टू बी ऑन द सेफर साइड। 1 2 3 4 5 6 और 7, -0.6 इंटू 4 -2.4 प्लस 1.2 -1.2 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, -2.4 प्लस 4.4 इंटू 4 प्लस 1.6, 8 गए, -0.8 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, -2.4 प्लस 0.4 इंटू 5 -2, तो -0.4 आ रहा है। पैटर्न रिपीट हो रहा है, 0.6 -1.2 -0.8 -0.4। क्या कह रहे हो, ये 0 आएगी? क्या बोलती है पब्लिक? आ जाएगी। -0.6 इंटू 4 -2.4 प्लस 0.4 इंटू 6 प्लस 2.4, क्या आ गया? 0। पैटर्न दिख रहा है बेटा, रिपीट है यहाँ तक, फिर दोबारा वही सेम पैटर्न है। म्यू एस देखते हैं एक बार फटाफट से। एक अनपेयर्ड रूट में 1 इंटू 1 प्लस 2 मुझे याद हो चुकी है वैल्यूज, याद है, हो चुकी है क्या? 2 अनपेयर्ड के लिए √8 2.83, 3 अनपेयर्ड के लिए √15 हमारा कितना आ रहा था? 3 एक बार देख लेते हैं पुरानी टेबल में, बना तो चुके हैं तो क्यों कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट करे यार। 3 के लिए 3.87 4.89 5.92, ठीक है। कितना आ जाएगा? 3.87। 4 अनपेयर्ड के लिए 4.89, रूट में 4 इंटू 4 प्लस √24, जिसका मन हो यार कैलकुलेशन करो, कोई मनाही नहीं है। 5.92, 1 2 3 4 अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड के लिए फिर से 4.89, 1 2 3 3 अनपेयर्ड के लिए D3 वाला हो जाएगा 3.87। फिर यहाँ पर आपका 2 अनपेयर्ड के लिए हो जाएगा 2.83,
एक अनपेयर्ड के लिए हो जाएगा 1.732। यहाँ पे कोई अनपेयर्ड नहीं है तो यहाँ पर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा आपका, 0 आएगा। इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है। चलिए, सो क्या तक सारी कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है? हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। इसी अभी CFT का एक पार्ट और लगेगा, तो CFT को हम नेक्स्ट क्लास में रैप अप करेंगे विथ फ्यू लिटिल टॉपिक्स। इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे कि आपको कब कैसे पता लगेगा कि कब टेट्रा कॉम्प्लेक्स होगा या कब स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि दोनों जगह कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो पहचानोगे कैसे? कोल्ड, ओ गॉड, एक सेकेंड, सॉरी। ओके, सो बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो मैग्नेटिज्म, कलर कैसे CFT ने एक्सप्लेन करा, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। CFT की लिमिटेशंस, क्यों ये थ्योरी भी फेल हो गई, फेल नहीं हुई मतलब क्यों कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर रह गई जो बेटर आगे LFT या MOT ने एक्सप्लेन करा। सो दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास के अंदर ही बेटा टाइम बचा तो वी विल स्टार्ट आइसोमेरिज्म, अदरवाइज आइसोमेरिज्म को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। So another 3-4 classes and this chapter will be over. Till then, thank you so much. Bye bye. Take care. Keep smiling. Bye bye.